मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो इसके हम 2 पार्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने 2 पार्ट की इसकी वीडियो बना दी हैं। आई होप बेटा आप सभी ने देख लिया होगा और आप सभी को समझ में आ भी गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है बेटा इसको आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की। ये मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। अगर आप इसको एक बार दो बार वीडियोस को अच्छे से सुनोगे, अच्छे से देखोगे और बुक रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने दोनों वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम बेटा इसका 3rd पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, जो ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड जो हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों ही बहुत लेंदी भी हैं ये वाले दोनों चैप्टर्स। तो इसके 4-5 पार्ट बनेंगे फर्स्ट चैप्टर के ही। आपको सारे पार्ट्स को अच्छे से देखना है, समझना है। तो देखिए बेटा, आज का जो 3rd पार्ट है वो कौन सा है? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। आज का जो 3rd पार्ट है वो कौन सा है? एज ऑफ रिवॉल्यूशंस एंड 1830 टू 1848। तो देखिए बेटा, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जो 1830 से 1830 से और 1848 का जो पीरियड है, इसे रिवॉल्यूशन का एज कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पीरियड के अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। तो वो जो भी क्रांतियाँ हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, वार्स हुए हैं, हम उनके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसलिए इस समय के बीच का जो 1830 से 1848 के बिटवीन का जो समय है उसे क्या है, इस समय में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, तो इसलिए इस पीरियड को नाम दे दिया गया एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। देखिए, इसमें मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। थोड़ी सी लेंथी जरूर जाएगी वीडियो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है। एज कंजर्वेटिविज्म ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, जैसे जैसे जो रूढ़िवादी कंजर्वेटिविज्म होता है, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। तो वैसे वैसे क्या हुआ, जो यूरोप के बहुत सारे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो एरियाज़ थे, यानी कि उदारवादी और राष्ट्रवादी जो एरियाज़ थे, उन्हें क्या है, रिवॉल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा। यानी कि कहने का अभिप्राय है बेटा, हमने अब तक क्या पढ़ा था कि जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी वो सारे यूरोप के अंदर फैल चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि रूढ़िवादी का जब अंत आया, तो उसके बाद क्या है, देश के अंदर उस समय यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म उभर कर आया, और नेशनलिज्म को और लिबरलिज्म को, दोनों को ही क्या है, रिवॉल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा। यानी कहने का अभिप्राय, आगे जो रिवॉल्यूशन का पीरियड आया वो किस वजह से आया? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की वजह से आया। तो इसके अंदर द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो इसके अंदर इटली, जर्मनी के स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स एंड ओटोमन साम्राज्य के जो एरियाज़ थे, जिसमें आयरलैंड, पोलैंड, ये सारे एरियाज़ से जो इसके अंदर शामिल किए गए थे। मतलब इन सभी एरियाज़ के अंदर क्या है, ये जो रिवॉल्यूशन से उभर रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, इंक्रीज़ हो रहे थे। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। अब देखिए बेटा, अब तक जो जितने भी रिवॉल्यूशंस हो रहे थे वो किसके बीच में, जो गरीब लोग थे उनके बीच में हो रहे थे। बट अब जो इसके बाद जो ये लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशंस थे वो किसके बीच में आए? वो पुअर लोगों के बीच में नहीं थे, वो किससे थे? लिबरल नेशनलिस्ट से, यानी कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो पीपल थे वो इस रिवॉल्यूशन के अंदर, वो इस क्रांति के अंदर शामिल हुए थे। तो इनके अंदर कौन कौन थे? हु वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। उसके अंदर बेटा स्कूल के जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, क्लैरिकल पोस्ट के जो क्लैरिकल पोस्ट पर जो कार्य कर रहे थे, और व्यापारी जो लोग थे, वो सभी इन रिवॉल्यूशन के अंदर शामिल हो रहे थे। द फर्स्ट अप हैविल
आगे देखिए बेटा, द फर्स्ट अपहेविल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो जो ये रिवॉल्यूशन की आग धीरे धीरे फैलती जा रही थी, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी वो फ्रांस से शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? जुलाई 1830 में इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ था। एंड दी Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। अब आगे देखिए बेटा, जुलाई 1830 में जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, इसका लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने ब्रूबो नाम का जो राजा था, हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ था बेटा, जो ब्रूबो नाम का राजा था उसमें उससे क्या है, उससे उसकी सत्ता छीन ली गई थी, उससे पावर उसकी ले ली गई थी। बट उसकी पावर को क्या है, जब सबसे पहले जो कंजर्वेटिव आए थे उन्होंने उसकी पावर को ले लिया था। बट जब दोबारा से लिबरलिज्म आया तो उसकी पावर को क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि उसे फिर से उसकी पावर दे दी गई थी। लेकिन अब थर्ड पार्ट के अंदर उसकी पावर को फिर से क्या है, उससे छीन लिया गया था। तो अब क्या हुआ था, और उसकी एंड नाउ आफ्टर 1815 नाउ वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज। और अब जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज यानी जो उदारवादी जो क्रांतियाँ थी उनके द्वारा क्या है, उसकी सारी पावर को, उसकी सारी शक्ति को उखाड़ कर फेंक दिया गया, यानी कि उसे फिर से बाहर कर दिया गया। एंड who installed a constitutional monarchy with लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। और उसकी जगह पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई गई, उसकी जगह पर संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया गया। और इसका जो हेड बनाया गया वो किसे बनाया गया, लुइस फिलिपी को बनाया गया। अब आगे देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना इन लाइंस को। आगे देखिए बेटा, व्हेन फ्रांस स्नीज, ये वाला देखिए जो मैं ये पिंक कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पूरा मैंने जो बॉक्स टाइप में बनाया है, ये वाला पिंक कलर से, व्हेन फ्रांस स्नीजेस मैटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो बेटा इससे रिलेटेड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है। तो देखिए इसके अंदर मैटरनिक के बारे में, मैटरनिक का नाम कई बार आया और आपको शायद अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो जो मैटरनिक था उसने किसके बारे में, उसने एक बार ये टिप्पणी की थी, उसने एक बार ये कमेंट किया था किसके बारे में, फ्रांस के बारे में, यूरोप के बारे में। तो उसने क्या कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, कि जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो क्या है, पूरे बचे हुए यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। इस लाइन का मतलब है कि अकेले फ्रांस के अंदर जब रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, तो उसका जो असर है वो पूरे यूरोप के ऊपर आता है। तो इस लाइन का यह अभिप्राय है, इसका यह मीनिंग है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो उसके छींकने की वजह से पूरे यूरोप के ऊपर क्या है, सर्दी जुकाम का असर हो जाता है। आगे देखिए, तो यही हुआ था बेटा, जब इसके अंदर फ्रांस के अंदर जब क्रांति हुई थी तो क्या उसका असर धीरे धीरे बाकी सारे क्षेत्रों के अंदर भी होने लग गया था। आगे, द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग ब्रसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। और देखिए बेटा, जो जुलाई में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से देखिए क्या हुआ था कि ब्रसेल्स के अंदर भी क्या है, ये जो रिवॉल्यूशन था बहुत तेज़ी पकड़ गया था। और जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि जो बेल्जियम था वो क्या यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था, यानी कि अब वो अलग स्टेट बन गया था, अलग राष्ट्र बन गया था। अब वह इन सब से अलग हो गया था। धीरे धीरे करके देखिए इससे बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो धीरे धीरे करके अलग होते जा रहे थे और वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे। आगे देखिए बच्चों, समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। आगे देखिए, वैसे मैं आपको एक एक लाइन की समझा रही हूँ अच्छे से। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड elite across Europe was the Greek War of Independence।
तो एक बार देखिए एक इवेंट हुआ, उस इवेंट की वजह से जितना भी जो एजुकेटेड वर्ग था, एलाइट होता है पूरा वर्ग, पूरा ग्रुप था, एजुकेटेड वर्ग था, उसके अंदर क्या है फिर से जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मतलब यूरोप वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उससे क्या हुआ था कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रीय भावना थी वो फिर से उभर कर आ रही थी। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जो ग्रीस था वो क्या था, 15th सेंचुरी तक ओटोमन एम्पायर का एक क्षेत्र था, एक एरिया था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स विच बिगिन इन 1821। और जो ग्रीक था, ग्रीक यानी कि यूनान, इसे आप यूनान भी बोल सकते हैं हिंदी में, जो ग्रीक था वो क्या है, उसने 1821 के अंदर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए वहाँ पर क्या है यूरोप के अंदर फिर से उसने स्ट्रगल, फिर से रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans। अब जो ये ग्रीक के जो लोग थे, देखिए जो ग्रीस है बेटा वो तो यूनान है, और जो ग्रीक है वो क्या है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को बोला जाता है, यानी कि यूनानियों को बोला जाता है। तो जो यूनानी थे उन्होंने जिन्होंने 1821 के अंदर स्ट्रगल्स वो रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उनको क्या दो लोगों से सपोर्ट मिला था। किन किन से मिला था, एक तो उन लोगों से मिला था जिन्हें क्या है, उन लोगों से मिला था अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल, जिन लोगों को देश निकाला, एक्साइल होता है बेटा देश से निष्कासित कर देना, उन्हें देश से बाहर निकाल देना। तो कुछ ग्रीक्स लोगों को क्या है देश से बाहर निकाल दिया गया था, तो वो भी क्या है इनके साथ शामिल हो गए थे, वो भी अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस, और वेस्ट यूरोप के जो लोग थे वो हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर, जिनकी क्या है जो पुराना जो ग्रीक का कल्चर था, ग्रीक की जो संस्कृति थी उसके अंदर क्या उनकी बहुत अधिक सहानुभूति थी। तो जो वेस्ट यूरोप के लोग थे वो भी क्या इनको सपोर्ट कर रहे थे। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और जो उस समय के जो कवि थे, जो आर्टिस्ट थे, वो क्या कहते हैं कि जो ग्रीस है, ग्रीस से क्या है यूरोप की जो सिविलाइजेशन है, उसकी जो सभ्यता है वो उससे उसकी शुरुआत होती है। क्रेडल होता है पालना, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट्स इट्स स्ट्रगल्स अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। और इन सभी ने मिलकर क्या है वहाँ पर जो मुसलमान रह रहे थे, मुस्लिम एम्पायर था, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया था। और उस समय का एक इंग्लिश पोइट था जिसका नाम था लॉर्ड बायरन, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार। और इंग्लिश जो पोइट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने क्या है लोगों से चंदा इकट्ठा किया और वो लड़ाई के लिए युद्ध के क्षेत्र में चले गए। बट वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, लेकिन 1824 के अंदर उन्हें बुखार हुआ और बुखार होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ से भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अंत में क्या होता है बेटा 1832 के अंदर, 1832 के अंदर जो ग्रीक था यानी कि यूनान था, उसे क्या एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है, यानी कि ग्रीस को भी क्या है आज़ादी मिल जाती है। ओके, तो ये था बेटा इसकी इंट्रोडक्शन टाइप में था। अब देखिए आगे, अब इसकी फर्स्ट हेडिंग आती है। इसकी फर्स्ट हेडिंग है बच्चों द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये वाला पार्ट है बेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ये इस समय जो युद्ध छिड़ा हुआ था उसके अंदर केवल लड़ाइयों से ही रिलेटेड नहीं था वो, बल्कि इसको इस जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो केवल लड़ाई से ही नहीं जीती जा रही थी, बल्कि इसके अंदर क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कल्चर है, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक और लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्या हैं नेशनलिज्म को यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही थी। Let us look at romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments। तो इसमें आगे देखिए बेटा, अब आप लोगों को अब आगे हमें क्या देखना है कि जो रोमांटिसिज्म जो वर्ड आया है वो क्या है, एक्चुअल में वो क्या होता है।
तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो कल्चरल मूवमेंट्स होते हैं जो क्या है हमारे देश के अंदर मतलब राष्ट्रभक्ति को बढ़ाते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाते हैं, वो क्या है रोमांटिसिज्म में आते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। जो रोमांटिक जो आर्टिस्ट होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो क्या है इस चीज़ की आलोचना करते हैं कि जैसे साइंस से रिलेटेड एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस। वो क्या है साइंस को या विज्ञान को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ किस चीज़ को फोकस करते हैं, इमोशंस को, भावनाओं को। इंट्यूशंस होता है बेटा हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, आंतरिक जो हमारी इच्छाएं होती हैं, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, और हमारी जो रहस्यमयी जो फीलिंग्स होती हैं, मिस्टिकल जो फीलिंग्स होती हैं, वो रोमांटिक जो आर्टिस्ट होते हैं वो सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। और इस प्रकार से उनके जो ये कार्य होते हैं वो क्या है, उनके जो ये कार्य हैं कलेक्टिव हेरिटेज, तो वो क्या है जो विरासत के रूप में, हेरिटेज के रूप में क्या है उन्हें आगे आने वाले समय में यानी कि हिस्ट्री के अंदर वो क्या है सारी चीज़ें हेरिटेज के रूप में, विरासत के रूप में रख ली जाती हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या है सभी लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराया जाता है। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people। अब देखिए इसके अलावा जो दूसरे जो रोमांटिक्स थे वो जर्मन के फिलोसफर थे, इनका नाम क्या था, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। वो क्या कहते हैं कि दैट ट्रू जर्मन कल्चर, की जर्मन का जो वास्तविक जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कहाँ मिलती है हमें, जो लोकल जो पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, जिन्हें दास वोल्क कहा जाता है, उन लोगों के अंदर हमें पाए जाते हैं। जैसे It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of nations was popularized। तो इसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई बेटा, जैसे फोक डांस, फोक डांसेस, फोक पोइट्री, यानी कि फोक होता है जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, उसके अंदर जो गीत गाए जाते हैं, उसके अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं, उसके अंदर जो नाटक, पोइट्रीज होती हैं, कविताएं होती हैं, उससे रिलेटेड जो डांस होते हैं जो गलियों के अंदर गाए जाते हैं, वो इसके द्वारा क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज forms of folk culture were essential to the project of nation building। और ये जो फोक डांसेस होते हैं वो क्या है एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एंड द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर होता है बेटा लोकल, जो आम जो लोग होते हैं जो उस भाषा को यूज़ करते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोक लोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस। और जितने भी जो एंड मोस्टली इलिटरेट, जो अनपढ़ जो लोग होते हैं, उनकी जो अपनी खुद की जो लोकल लैंग्वेज को भाषा को वो यूज़ करते हैं, उस भाषा के अंदर जो फोक डांसेस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो जितने पॉपुलर होते हैं वो किसी लैंग्वेज में नहीं होते हैं। क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उन्हें दूसरी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए क्या है वो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। उनके अंदर जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो और अधिक उभर कर आती है। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। अब इसमें देखिए पोलैंड का एग्जाम्पल दिया गया है, ये सारे केस पोलैंड पर बहुत अच्छे से स्टिक बैठते हैं। विच हैज़ बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। पोलैंड जिसका क्या है 18th सेंचुरी के लास्ट में उसका विभाजन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और जो जैसे रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ये सभी मिलकर क्या है पोलैंड को 2 भागों में बांट देते हैं। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language। हालांकि जो पोलैंड था वो क्या है 2 अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, बट वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर क्या है जो राष्ट्रीय जो भावना थी वो क्या है उनके म्यूज़िक और लैंग्वेज से साफ झलक रही थी। करोल कुरपिंस्की
फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक। ओपेराज होते हैं जो बड़े बड़े बिग शोज़ होते हैं, तो वो क्या है बेटा, बड़े बड़े बिग शोज़ के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा वो क्या है, अपने जो उन्होंने जितने भी स्ट्रगल किए थे अपने देश को, अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, वो उनके म्यूज़िक के अंदर साफ, और जो उनके फोक डांसेस थे उसके अंदर वो साफ उनकी झलक दिखाई देती है। एंड लैंग्वेज, और जो भाषा है वो भी क्या है, इसके अंदर बहुत ही अहम रोल निभाती है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज आर फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। जब रशियन ऑक्यूपेशन था उस समय क्या है, जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको स्कूलों के अंदर ज़बरदस्ती स्कूलों में पढ़ाने के लिए फोर्स किया जाने लगा। एंड द रशियन लैंग्वेज आर इम्पोज्ड एवरीवेयर, और हर जगह क्या है, पोलैंड की भाषा को हटाकर रशियन लैंग्वेज को फैला दिया गया। इन 1831 एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड। तो क्या है, इससे क्या हुआ कि 1831 के अंदर वहाँ पे क्या है, रशिया, पूरे रशिया के अंदर एक क्रांति छिड़ गई, और उसके अंदर क्या है, जो रशिया की जो लैंग्वेज थी उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। और पोलैंड के जितने भी जो पादरी लोग थे जो चर्च के अंदर रहते थे, उन्होंने क्या है, इस भाषा को एक अपने औजार के रूप में, अपने वेपन के रूप में यूज़ किया। एंड पोलिश, पोलैंड की जो भाषा थी, लैंग्वेज थी पोलिश, वाज यूज फॉर चर्च, और पोलिश लैंग्वेज को क्या, चर्च के अंदर और रिलीजियस जगह पर यूज़ किया जाने लगा। इसका रिजल्ट क्या निकला, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। तो इसका क्या वो रिजल्ट हुआ कि जो रशिया के जो लोग थे उन्होंने पादरियों को, बिशप्स को पकड़ पकड़ के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। एंड सेंड टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज़ एज अ पनिशमेंट। और उन पोलैंड के लोगों को क्या है, पनिशमेंट देने के लिए, सज़ा के रूप में उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। एंड द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और जो पोलिश भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो किया जा रहा था, वो क्या दिखा रहा था कि वो रशिया के साथ क्या है, वो रशिया को ख़त्म करना चाहते हैं, रशिया के विरुद्ध क्या है, वो संघर्ष यानी कि रिवोल्यूशन छेड़ना चाह रहे थे। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो इसके अंदर देखिए बेटा, इस हेडिंग के अंदर देखिए क्या बताया गया है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो इसमें उस समय जो हंगर यानी कि उस समय चारों तरफ क्या है, जो भूख फैली हुई थी, जो हार्डशिप्स यानी जो कठिनाइयाँ आ रही थी, और जो उस समय के जो पॉपुलर जो रिवोल्यूशंस हो रहे थे उसके बारे में इसमें बताया गया है। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s का मतलब बेटा 1830 से 1830 से लेकर 1840 तक का जो पीरियड था बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों वाला भरा हुआ था। द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सा एन इनरमाउस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर। क्या हुआ कि उस समय पूरे यूरोप के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एंड इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ, जो उस समय क्या है, चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड, और जो गांव के जो लोग थे वो गांव को छोड़कर क्या है, जॉब की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे थे। शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद, और जो गांव के जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि जो गांव के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं घरों के अंदर, जो घरों के अंदर रहकर जो कार्य करते हैं, वो क्या है, वो माइग्रेटेड इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टफ कंपटीशन। और वो क्या है, उनके सामने बहुत भारी कंपटीशन आ गया था। एंड फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर क्या है, सारा कार्य मशीनों से होने लग गया था, और जो गरीब जो लोग थे वो क्या है, उनका सारा काम छूट गया था। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। और उस समय क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि मशीनीकरण का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और सबसे ज़्यादा किसमें, वस्त्र उद्योग के अंदर ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्रांति हुई थी। विच आर कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स, और जिसका असर क्या हुआ कि जो घरों के अंदर रहकर जो छोटे छोटे लोग कार्य करते थे उनका सबका काम बंद हो गया। एंड वाज ओनली पार्टली मशीन, तो सारा कार्य किसमें होने लगा, सारा कार्य मशीनों से होने लगा। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वर दी
एरिस्टोक्रेटरी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ। और इसका असर क्या हुआ कि जो गरीब किसान थे वो बहुत अधिक स्ट्रगल यानी कि बहुत अधिक संघर्ष को झेल रहे थे। एंड द राइज ऑफ फूड प्राइजेज और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। और उस साल क्या हुआ कि बेटा बहुत ही बैड हार्वेस्ट यानी कि बहुत ही ख़राब कृषि हुई थी। तो इसकी वजह से जो गरीब किसान थे वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए थे और खाने की जो अनाज की जो कीमत थी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। एंड वाइड स्प्रेड पॉपुलरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। चारों तरफ क्या है, त्राही त्राही मतलब लोग भूख से मर रहे थे। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। उस समय 1848 जो साल था बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ साल निकला था। फूड शॉर्टेजेस, उस समय खाने की शॉर्टेज हो गई थी। वाइड स्प्रेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई थी। पॉपुलेशन जो उस समय की जो आउट ऑन द रोड्स और जो पॉपुलेशन थी वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सब लोग क्या है भूख से मर रहे थे। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। और जो लुइस फिलिप था वो उसने क्या है वो वहाँ से क्या है इन सब चीज़ों को देखकर वो घबरा गया और वहाँ से अपनी सत्ता को छोड़कर रन अवे, फ्ली होता है रन अवे यानी कि वो भाग गया। मतलब उस समय वहाँ का जो राजा था वो क्या है वो इन सब चीज़ों से घबरा गया और वो अपने राज्य को छोड़कर भाग गया। एंड अ नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबाउट 21। और उस समय क्या हुआ बेटा, जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या है एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड आ रिपब्लिक। उन्होंने उस समय जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने गणतंत्र की घोषणा करते हुए क्या कहा कि 21 ईयर्स अबोव, 21 साल से ऊपर जितने भी मेल अडल्ट्स हैं उन्हें क्या है वोट देने का अधिकार मिलेगा। एंड गारंटी टू राइट द वर्क, और उन सभी को क्या है कार्य यानी कि रोजगार दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेट अप, और देश के अंदर ही राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए जाएंगे, वर्कशॉप स्थापित की जाएंगी ताकि जो देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उन्हें कार्य मिल सके। अर्लियर इन 1845 और 1845 के अंदर, लेकिन इससे पहले ही क्या हुआ 1845 के अंदर वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड अ revolt against contractor who supplies them raw material and gave them order for finished textiles। और उस समय क्या हुआ कि बेटा जो उस समय जो वीवर्स थे यानी कि जो बुनकर थे उनके साथ क्या हुआ देखिए कि जो उनको जो ठेका दिया जाता, ठेकेदारों ने क्या है उनके खिलाफ एक क्रांति छेड़ दी थी और उन्हें जो रॉ मटेरियल्स दिया जाता था वो क्या है उनका जो प्राइजेस से बहुत ही लो थे। रिड्यूस देयर पेमेंट्स, उनको जो पैसे दिए जाते बहुत कम कर दिए थे। द जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। अब उस समय जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने देखिए एक गांव की घटना को किस प्रकार से अपने शब्दों के अंदर बताया है। इन दीज विलेजेस, इन गाँव के अंदर कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड। को उस समय क्या है बेटा चारों तरफ कॉटन सूती कपड़े का जो कार्य था, बुनकरों का जो कार्य था वो बहुत तेज़ी से फैला हुआ था। द मिजरी ऑफ वर्कर्स इज एक्सट्रीम, लेकिन जो गरीब किसान थे उनके साथ वर्कर्स थे उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होता था। द डिस्पेरेट नीड फॉर जॉब्स हैड बीन टेकन एडवांटेज बाय कॉन्ट्रैक्टर। जो वहाँ के जो जमींदार थे वो उन बुनकरों को, वीवर्स को क्या है उनसे पूरा काम लेते थे लेकिन उन्हें पैसा नहीं देते थे। तो इससे रिलेटेड देखिए क्या घटना होती है, वो कहते हैं हर चीज़ की बेटा एक सीमा होती है। तो जो बुनकर्स थे, वीवर्स थे क्या है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इससे क्या हुआ ऑन अ 4 जून एट 2 PM, 4 जून को दोपहर 2 बजे की घटना है। जितने भी जो वीवर्स है वो क्या सब इकट्ठे हो गए और वो जो मर्चेंट्स थे उन सभी के घरों में उन्होंने हमला बोल दिया। वो उनके घरों के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों के अंदर घुस गए। अब वो क्या है उन्होंने अपने पैसे की डिमांड करी कि हमारी पैसों को बढ़ाया जाए। दे वर ट्रीटेड विद स्क्रोन्स एंड थ्रेड्स अल्टरनेटली। उन्होंने क्या है जो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे वो उनके घर के अंदर घुस गए। उन्होंने उनके घरों की जो कीमती खिड़कियाँ थी, फर्नीचर्स था, उन सभी चीज़ों क्या है ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड
तो जो बेटा वो जितने भी जो वो गरीब किसान थे, वो वीवर से वो क्या है बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने क्या है उनके घर में सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया, और इससे जो कॉन्ट्रैक्टर से वो घबरा गए, वो सब कुछ अपने परिवार को लेकर वहाँ से भाग गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग recruited the army in the exchange thereafter that followed 11 weavers were shot। और इस समय इस तरह क्या हुआ कि 24 घंटों के बाद ही क्या है वहाँ पर पुलिस को बुला लिया गया, लेकिन आपस में जो लड़ाई हुई तो उसके अंदर क्या है जो 11 जो वीवर्स थे उनकी डेथ हो गई, उनको गोली लग गई और वो मर गए। तो ये जो रिवोल्यूशन था उसी का ये पार्ट था। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इसके अंदर देखिए बेटा रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, तो इसके अंदर क्या है, उदारवादी जो थे लिबरल्स से उनकी क्रांति किस प्रकार से हुई थी। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in year 1848 के अंदर जो यूरोप के जो देश थे उसके अंदर गरीब, बेरोजगार और जो भूखमरी से ग्रस्त जो गरीब मजदूर थे वो क्या है अब तक तो वो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो भी उन्होंने भी अपनी एक क्रांति छेड़ दी थी। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। फरवरी 1848 में क्या हुआ कि जो उस समय का जो राजा था उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई थी, और जितने भी जो मेल अडल्ट थे उन्हें क्या है वोटिंग का अधिकार दिया गया था। In other parts of Europe where independent nation states didn't yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। और इस समय क्या है जो लड़ाई हो रही थी उसके अंदर बहुत सारे राज्यों के लोग शामिल थे। इस बार इस लड़ाई के अंदर, इस रिवोल्यूशन के अंदर ना केवल मेल बल्कि फीमेल भी शामिल थी, और वो भी क्या है वो अपनी खुद की नेशनल यूनिफिकेशन के लिए लड़ाई लड़ रही थी। दे टुक एडवांटेज of the growing popular unrest to push their demands for the creation of national state on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association। और ये जो लड़ाई छिड़ रही थी कि उस समय क्या है जो लेडीज़ थी वो क्या है वो भी आगे आई थी, इसके अंदर वीमेंस भी आगे आई थी, वो भी क्या है वोट के अधिकार के लिए, अपने सारे अधिकारों के लिए क्या है वो लड़ाई लड़ रही थी। उन्हें भी हर प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। और इन इलाकों में बहुत बड़ी संख्या के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस फ्रैंकफर्ट शहर में ये सभी इन्होंने आपस में क्या है एक गेट टुगेदर करने का फैसला किया। एंड ऑन 18 मई 1848, इसमें देखिए बेटा क्या होता है 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन ए फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और इस 1848 के अंदर 831 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या है एक फ्रैंकफर्ट में अपना एक बहुत बड़ा मार्च निकाल दी थी, एक बहुत बड़ी जुलूस निकाला। एंड दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशंस टू बी हेडेड बाय मोनार्ची सब्जेक्ट्स टू अ पार्लियामेंट। और उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का जो एक प्रारूप तैयार किया उसको एक ऐसे राजा को सौंपा जिसे संसद के अधीन रहना उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया। एंड ऑफर द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फॉर किंग ऑफ पर्शिया, ही रिजेक्टेड इट, लेकिन उसने क्या इसे रिजेक्ट कर दिया। एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, उस समय क्या है जो अपोजिशन की जो पार्टियां थी वो क्या है बहुत स्ट्रोंगर थी। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड, और
अस्वीकार कर दिया था। और वो क्या है, जो अपोजिशन की पार्टी थी वो क्या है, सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उन्होंने उसके अगेंस्ट एक रिवोल्यूशन कर दिया था। एंड द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस लॉस्ट देयर सपोर्ट। और जो गरीब मजदूर थे उन्होंने क्या है अपने सपोर्ट को लॉस्ट कर दिया था। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और अंत में जो जिन सैनिकों को बुलाया गया था, जिन सोल्जर्स को बुलाया गया था, उन्हें असेंबली मतलब ख़त्म होने पर, उनकी वजह से क्या जो असेंबली थी वो डिसबैंड यानी कि भंग होने पर या ख़त्म होने पर वो मजबूर हो गई थी। एंड द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू ह्यूमन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन दी लिबरल मूवमेंट। और इस आंदोलन के अंदर वही जो व्यूमेन्स थी वो भी इसके अंदर बहुत तेज़ी से सक्रिय रूप से एक्टिव होकर क्या है इसमें अपना भाग ले रही थी। एंड व्यूमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशंस। और जो व्यूमेन्स थी उन्होंने क्या है मतलब अपनी तरफ से उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए और जितनी भी पॉलिटिकल मीटिंग्स थी, डेमोस्ट्रेशंस थे, उन्होंने क्या उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एंड डेस्पाइट दे वर डिनाइड, इसमें एक वर्ड आया बेटा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वही होता है जो व्यूमेन्स जो राइट्स होते हैं उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, और उन्हें क्या है असेंबली के चुनाव के इसके बावजूद क्या है असेंबली के चुनाव के लिए उन्हें उससे वंचित रखा गया है। सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, व्यूमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स। तो जिस समय फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में जो पार्लियामेंट हुई थी उसके अंदर क्या है जो व्यूमेन्स थी उन्हें केवल ऑब्जर्वर के लिए वहाँ पर खड़ा किया गया था, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। हालांकि जो रूढ़िवादी जो ताकत थी उन्होंने 1848 के अंदर जो उदारवादी आंदोलन थी उसको दबाने में वो क्या है कामयाब हुई, बट कुडंट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर पाए। मोनार्च वर बिगनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड नॉट ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग। और इस प्रकार से राजाओं के लास्ट में जो किंग्स थे उन्हें समझ में आने लग गया था कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतियाँ हो रही थी उसके चक्र को समाप्त किया जा सकता है। एंड इन द ईयर्स आफ्टर 1848 के बाद द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस अ चेंजेस दैट ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। और 1848 के बाद जो ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप थे उनके अंदर क्या है जो निरंकुश राजाओं की जो सत्ता थी उसे जो शुरू से आरंभ की गई थी उस जो 1850 से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। और इस प्रकार से सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबोलिश्ड बोथ इन दी हैब्सबर्ग, डोमिनस एंड रशिया। और इस प्रकार से अंत में क्या होता है बच्चों कि जो हैब्सबर्ग शासक थे उन्होंने वहाँ पर क्या है रूस के अंदर क्या है जो बंधुआ मजदूरी थी उसे एबोलिश कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। एंड द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। और इस प्रकार से 1867 के अंदर जो हैब्सबर्ग के जो शासक थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ग्रांट दिया गया था। और इसके बाद क्या है उनका जो क्लियरेंस थी उनका जो रास्ता था वो उनके लिए आगे क्लियर हो गया था, साफ हो गया था। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। बेटा देखो मैं फिर बोल रही हूँ थोड़ा सा टिपिकल है, आपको घबराना नहीं है, आपको इसको वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देखना है और साथ में बच्चों बुक रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है ताकि बेटा आपको समझ में आ सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, आप इसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके अंदर से कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों आप इसको वीडियो को ध्यान से देखोगे, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।